गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु नारायण वाराणसी से। आज हम लोग कक्षा 9 का सामाजिक विषय पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, संसाधन के रूप में लोग। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जो मानसिकता बनी हुई है, मिथक बनी हुई है, उसको तोड़ने का प्रयास हम करेंगे। जैसे आप 6वीं क्लास से ही लिखते आ रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में निबंध, यानी जनसंख्या विस्फोट एक अभिश्राप है, इस तरह से आप लिखते आ रहे होंगे। आज उसी हम मिथक को तोड़ने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या सिर्फ किसी भी देश के लिए बोझ नहीं होती है, वह जनसंख्या हमारे लिए वरदान भी बन सकती है। यह वरदान कैसे बन सकती है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और इस अध्याय का हम भली भांति अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। मनुष्य जिन चीज़ों को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है उसको हम बोलते हैं संसाधन। जैसे कि भूमि, लकड़ी, हवा, पानी, पेट्रोल, ये सब चीज़ें मनुष्यों के लिए संसाधन होती है। अब बात आती है कि मानव संसाधन क्या है। तो मानव संसाधन भी एक संसाधन है, यानी मानव भी खुद अपने लिए एक संसाधन है। एक मानव दूसरे मानव के लिए संसाधन है। जैसे मान लीजिए आप कोई संस्था बनानी हो, तो वह संस्था आप कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास कारीगर न हो, मजदूर न हो, तो आप इसको कैसे बना पाएंगे? और उसी संस्था को चलाने के लिए आपको शिक्षक, कर्मचारी चाहिए। तो हर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खुद एक संसाधन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी देश की जनसंख्या, वहाँ के संसाधन कैसे बनते हैं। जब हम किसी देश की जनसंख्या को शिक्षित करेंगे और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और उसके बाद में उसको उसकी योग्यता के हिसाब से रोजगार देंगे, तो यही जनसंख्या वरदान बनती है किसी देश के लिए। ठीक है। आइए कुछ किताब का हम मदद लेके इसको और अच्छे से समझें। देखिए, शुरू में ही दिया है अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्ययन जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का एक प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाता है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। आगे है, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। एक मानव संसाधन यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंचने से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं। यानी जब हम किसी जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार देने में असफल हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि अधिक जनसंख्या का हम बहाना करते हैं कि अधिक जनसंख्या की वजह से हम उनको सुविधाएँ नहीं दे पा रहे हैं, जैसे आज की सरकार कर रही है। लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार नहीं दे पा रही है, तो इसके जनसंख्या के नकारात्मक पहलू को उठाता है बार बार कि अधिक जनसंख्या वजह से हम देश का विकास नहीं कर पा रहे हैं, सब पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक हमने फिगर बनाया है जो किताब में दिया है आपके यहाँ पे बगल में, कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि संसाधन क्या है, फिर इधर सोचा जा रहा है कि मानव संसाधन क्या है, फिर उसके नीचे दिया है कि यह उससे अधिक है। जब आप यह फिगर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें उठेंगे कि आखिर संसाधन क्या है और मानव संसाधन क्या है, तो आपका बौद्धिक विकास होगा, आप खुद इसको समझेंगे, तो इसलिए दिया गया है। तो ये फिगर आप देखिए। तो मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन, जो मानव क्या है, खुद ही अपने आप में एक संसाधन है, दूसरे मानव के लिए संसाधन है। और संसाधन क्या है, हम बता ही दें। संसाधन जो भी मनुष्य अपने लाभ के लिए वस्तुओं का प्रयोग करता है, वह क्या कहलाता है? संसाधन। उसके बाद किताब में आप देख सकते हैं चित्र में, यह मानव पूंजी है। एक जगह डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं, फिर शिक्षक हैं, फिर एक छपाई करने वाला व्यक्ति है, उसके बाद सिलाई करने वाला एक दर्जी है। उसके बाद क्रियाकलाप में दिया है कि चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के किस प्रकार परिसंपत्ति हैं। नीचे दिया है, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों का लाभ होता है,
बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो अपने आप में तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि उसको मनुष्य उपयोग न करें। तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, समाज को जब सेवा करते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबको लाभ होता है। उसको हमें पूरे देश को हमें लाभ एक समाज को तो लाभ पहुंचता है, साथ ही पूरे देश को भी कहीं ना कहीं से लाभ पहुंचता ही है। उसके बाद दो कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा क्यों जरूरी है उसको बताने की कोशिश किया जा रहा है। शकल की कहानी और विलास की कहानी। तो शकल की कहानी क्या है? दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेवापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था, यानी वह घर के कामकाज के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद वह पढ़ाई में उसकी कुछ समस्याएं आई, पर उसके घर वालों ने उसको पढ़ाई को जारी रखने के लिए उस पर निवेश किया। तो उसने शकल जो है कंप्यूटर या कमर्शियल काम किया। बाद में कमर्शियल काम सीखने के बाद उसने उस क्षेत्र में काम किया और अपने घर की स्थिति को सुधारा, और इसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। आगे चलते वही विलास की कहानी क्या है। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई बहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही पैसा कमा पाता था। यानी विलास की शिक्षा में रुचि नहीं थी, जिसकी वजह से वह अपनी घर की स्थिति को नहीं सुधार पाया, अपनी शिक्षा को जारी नहीं रखा। ठीक है, तो वह अपनी माँ की तरह ही 150 रुपये ही कमा पा रहा है। अगर वह पढ़ा रहता तो हो सकता है उससे अधिक रुपये कमा पाए, जो इसमें कमा रहा है उससे अधिक पैसे कमा पाए। उसके बाद हम देख रहे हैं उसको गठिया रोग भी है। अगर मान लीजिए अगर मेहनत वाला वह काम नहीं कर पा रहा है, अगर पढ़ा रहता तो वह हल्का फुल्के काम भी कर लेता, कोई और काम बेहतर काम यह कर सकता है जिसमें कि कम मेहनत में अधिक पैसे इसको मिल जाते। तो शिक्षा इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा ग्रहण करे। पहली बात, घर से सुविधाएं मिले ना मिले, समस्याएं रहे, पर शिक्षा को जारी रखे हुआ। ठीक है, आगे आइए हम चर्चा करें। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन सी अंतर है? क्रियाकलाप में दिया है कि पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखिए। हाँ, दिया है कि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। जितने भी विकसित देश हैं, जैसे आपका जापान, स्विट्ज़रलैंड, ये सब देशों ने क्या किया कि अपने नगरवासियों के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे उन्होंने ध्यान दिया। उस पर अपने पैसे को उस पर उन्होंने निवेश किया उन लोगों पर। तब जाके आज जापान, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका जैसे देश इतने विकसित हैं। तो हर देश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उस देश की जनसंख्या को सबसे पहले शिक्षित करें, उसके बाद स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगले टॉपिक यही हमारा
कि जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे आती है, जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे आती है। पहले शिक्षा देंगे, उसके बाद उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखेंगे, उसके बाद उसको रोजगार देंगे। और रोजगार कैसे देंगे? हम बेरोजगार की समस्या को समझेंगे, उसके बाद उस हिसाब से हम उनको रोजगार देंगे। तो सबसे पहले शिक्षा को हमने देखा कि देखेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य को देखेंगे। हम लोग किसी देश की जनसंख्या जब मान लीजिए आप ही बीमार रहेंगे तो काम क्या करेंगे? तो बीमारी में काम नहीं होती है, तो स्वास्थ्य पे पहले वहाँ पे लोगों को ध्यान देना होगा। शिक्षित करके ही क्या करेंगे? जब उनके स्वास्थ्य पर, उनका स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो वह समाज में या देश के लिए सेवा नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर शिक्षित रह के, स्वस्थ रह के, अगर उसके पास कोई काम नहीं है तब भी वह बेकार है। कितना पढ़ा कोई वकील, कितना पढ़ा लिखा कोई शिक्षक हो, या फिर कोई कितना ही योग्य डॉक्टर क्यों ना हो, कितना ही योग्य वकील क्यों ना हो, जब तक उससे काम नहीं मिलेगा तब तक वह क्या है? बेकार है। ठीक है, तो जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे आती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि 1951 में पूरी जनसंख्या सिर्फ 20% ही शिक्षित थी। उसके बाद इसमें 10% से कम औरतें शिक्षित थी, जबकि पुरुष 30% से अधिक, 25% से अधिक शिक्षित थे। वहीं 1961 में पुरुष 40% शिक्षित हुए और महिलाएं 15% शिक्षित हुईं, जबकि पूरी जनसंख्या 30% शिक्षित थी। उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता गया और 2011 में करीब 70% पूरी जनसंख्या शिक्षित है। 70% जनसंख्या शिक्षित है, जिसमें कि 80% के आसपास पुरुष शिक्षित हैं और करीब 65% के आसपास महिलाएं शिक्षित हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग जनसंख्या शिक्षित हो रही है, पर जो अनुपात है पुरुष और महिला का, यह अब भी अंतर बता रहा है करीब 15 से 20% का, जो अच्छी बात नहीं है। जनसंख्या गुणवत्ता में हमने शिक्षा का अध्ययन कर लिया कि हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत काफ़ी तेज़ी से उन्नति कर रहा है। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य में जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र में भी भारत ने विकास किया है, पर उतने अच्छे से यहाँ पे विकास नहीं कर पाया है। रोजगार और बेरोजगारी में भारत में 2 तरह की बेरोजगारी है, एक मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी का अर्थ क्या हुआ कि पूरे साल में कुछ महीने में काम न मिलना मौसमी बेरोजगारी होती है। वही प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जैसे मान लीजिए घरों में क्या होता है कि खेतों में जो लोग काम करते हैं तो करीब 5 से 8 लोग कार्य करते हैं। खेतों में क्या करते हैं? 5 से 8 लोग काम करते हैं, जिसमें कि 3 से 4 लोग तो पूरी तरह से बेकार होते हैं, मतलब उनका सहयोग करना और न करने के बराबर होता है। यानी इसमें से अगर हम 3 लोगों को निकाल दें तो 5 लोगों से भी हम खेती करा सकते हैं और उसके उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो ये 3 लोग हैं, यह किस में आएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, अब देखिए आगे है, एक कहानी और दिया है आपका लास्ट में, एक गांव की कहानी। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौटा। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी।
उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कब्जे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। देखिए, यानी एक गांव के माध्यम से हम विकास को समझा रहे हैं कि आखिर विकास कैसे होता है। जब हम गांव में स्कूल खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको रोज़गार देंगे, तो गांव का विकास होगा। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग अब इस पाठ का सारांश देखें। सारांश में दिया है, आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हुए। ठीक है। अब देखिए, हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ें कि किसी भी देश में वहाँ की जनसंख्या सिर्फ बोझ नहीं होती है। उस जनसंख्या को अगर हम शिक्षित किया जाए, उसके बाद उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद उसको रोजगार दिया जाए, तो यही संख्या वरदान बनती है। ठीक, आज के लिए इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।